नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इसरो की। जरा सोचिए, एक ऐसी स्पेस एजेंसी जो बेहद कम संसाधनों के साथ शुरू हुई और आज वो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बेहद ताकतवर और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बन चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं उनके सबसे खास मिशंस और आने वाले कमाल के प्रोजेक्ट्स। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में डाइव करते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ का एक बड़ा ही प्रभावी कथन है। वो कहते हैं, सबसे पहले ये तय करना होता है कि सबसे कम लागत में क्या किया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये तो लिटरली इसरो के डीएनए में बसा है। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद जब पश्चिमी देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाई थी ना, तो सच कहूं ये एक आशीर्वाद बन गई। इसने वैज्ञानिकों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर मजबूर किया और यहीं से शुरू हुई फ्रुगैलिटी, यानी कम लागत में बेस्ट रिजल्ट्स देने की आदत। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, कम लागत वाला अंतरिक्ष प्रहारी। दूसरा, मंगलयान का मार्स पर पहुंचना। तीसरा, चांद और सूरज पर विजय। चौथा, रीयूजेबिलिटी और डॉकिंग की उपलब्धियां। और आखिर में पांचवा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रेस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कम लागत वाला अंतरिक्ष प्रहरी और एक बेहद कुशल मॉडल की स्थापना। आखिर इसरो ने ये किया कैसे? देखिए, हार्डवेयर टेस्टिंग पर करोड़ों खर्च करने के बजाय इसरो ने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने सिम्युलेशंस और इन हाउस सॉफ्टवेयर पर भरोसा किया, जिससे उनकी नींव सच में बेहद मजबूत और किफायती बन गई। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। इसरो का सालाना बजट लगभग 13 अरब 580 रुपए है। खैर, लगता बहुत है, लेकिन जरा चीन और नासा को देखिए। चीन स्पेस एजेंसी का बजट करीब 1518 अरब और नासा का एक विशाल 2109 अरब रुपए। फिर भी इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग इसरो कमाल के नतीजे देता है। निसार मिशन के दौरान ही देख लीजिए, ये साफ हो गया था कि उसी सेम काम के लिए इसरो यूएस के मुकाबले लगभग 5 गुना कम खर्च करता है ना कमाल? ये टाइमलाइन इसरो के लगातार बढ़ते एम्बिशन को दिखाती है। 1969 में स्थापना, उसके बाद 2013 में सीधे मार्स तक की अंतर्ग्रहीय उड़ान, फिर 2023 में चांद के साउथ पोल पे हिस्टोरिक लैंडिंग। और अब आगे का रास्ता क्या है? 2025 में स्पारडेक्स और 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये एक ऐसी कहानी है जो बस आगे और आगे बढ़ती जा रही है। अब आते हैं 2013 पर, मंगलयान, मार्स पर। ये हमारी पहली अंतर्ग्रहीय उड़ान थी, यानी पहला इंटरप्लैनेटरी लीप। इस एक मिशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई, अगर आपके पास विजन है तो इलीट स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टेटस कम बजट में भी हासिल किया जा सकता है। और बजट की बात चली है तो ये तुलना बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम की कुल लागत थी करीब 6,244 मिलियन INR। और पता है, हॉलीवुड की एक फिक्शनल स्पेस मूवी आई थी, ग्रेविटी। उसका बजट इससे कहीं ज्यादा 8,438 मिलियन INR था। मतलब असली मार्स मिशन एक साइंस फिक्शन मूवी बनाने से भी सस्ता पड़ गया। ये इसरो की एफिशिएंसी का सबसे जबरदस्त और मशहूर उदाहरण है। तो देखिए, असली मुद्दा ये है कि मंगलयान की विरासत सिर्फ पैसा बचाना नहीं था। 5 नवंबर 2013 को जो मिशन लॉन्च हुआ, वो सिर्फ 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था, पर गेस्ट कीजिए क्या हुआ, वो लगभग 8 साल तक चला। ISRO ने यहाँ महंगे और भारी रॉकेट्स की जगह पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल एक स्लिंग शॉट की तरह किया। इस मास्टर स्ट्रोक से फ्यूल और पैसा दोनों बचे। और अपने 5 साइंटिफिक पेलोड्स और मार्स कलर कैमरे के साथ इसने ऐसी शानदार तस्वीरें भेजी कि बस पूरी दुनिया देखती रह गई। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चांद और सूरज पर विजय, सफलता का आधुनिक युग, 2023 से 2024। मंगलयान के बाद ये वक्त इसरो के रोबोटिक एक्सप्लोरेशन का गोल्डन पीरियड रहा है, जहां एक के बाद एक इतिहास रचा गया। चंद्रयान 3, हमें वो दिन अच्छे से याद है, 23 अगस्त 2023 शाम 18:04 PM। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कुल लागत सिर्फ 6328 मिलियन INR। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने मॉड्यूलर डिजाइन और इन हाउस टेक का भरपूर इस्तेमाल किया। और रिजल्ट, प्रज्ञान रोवर ने लूना सरफेस पर सल्फर की पुष्टि की और उसमें लगा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे
आज तक एक परमानेंट जियोडेटिक स्टेशन की तरह काम कर रहा है। ये दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये पृथ्वी से लग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 की दूरी है। चांद पर विजय प्राप्त करने के बाद इसरो रुका नहीं, उन्होंने बिना वक्त गवाए सीधे सूरज की तरफ अपना अगला लक्ष्य तैयार कर लिया। और इस तुरंत एक्शन का नतीजा था आदित्य L1 सोलार मिशन। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ और 6 जनवरी 2024 को अपनी L1 हैलो ऑर्बिट में आराम से सेट हो गया। अब इस पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वहां से 7 साइंटिफिक पेलोड्स बिना किसी ग्रहण के लगातार सूरज को देख सकते हैं। ये मिशन कोरोनल हीटिंग और स्पेस वेदर डायनामिक्स का अध्ययन कर रहा है। एक के बाद एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन साबित करते हैं कि ISRO अब डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अगला पड़ाव है पुनः उपयोग और डॉकिंग की उपलब्धियां। तकनीक पर महारत 2024 से 2025। रोबोटिक स्पेस प्रोब्स के बाद अब उन तकनीकों की बारी थी जो आने वाले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और स्पेस स्टेशंस की सबसे अनिवार्य नींव हैं। ये नंबर देखिए, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। जून 2024 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और पता है, पुष्पक व्हीकल ने 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ऑटोनॉमस लैंडिंग की। एक आम कमर्शियल एयरप्लेन की स्पीड भी 260 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, जिसका सीधा मतलब ये है कि आगे चलकर हम रॉकेट्स को पुनः उपयोग यानी रिसाइकिल कर पाएंगे, जिससे मिशंस की कॉस्ट और भी ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। और अब देखते हैं कि ये चीजें आगे कैसे जुड़ती हैं। अगला बड़ा कदम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पैडेक्स। 16 जनवरी 2025 को सक्सेसफुल डॉकिंग करके भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये महारत है। लेकिन डॉकिंग क्यों जरूरी है? देखिए, 2 अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में लॉक करना, ये टेक्निक मून से सैंपल वापस लाने और स्पेस स्टेशन असेंबल करने के लिए बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आगे का रास्ता लगभग ब्लॉक था। और इसी महारत के दम पर आते हैं आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य पर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भविष्य की उड़ान 2028 से 2035। रीयूजेबिलिटी और डॉकिंग के बाद अब इसरो का फोकस है अंतरिक्ष में इंसान की परमानेंट मौजूदगी पर। ये सच में एजेंसी का एक नया अध्याय है। गगनयान प्रोजेक्ट का ये प्रोग्रेशन बहुत मेथोडिकल है। शुरू में ये सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का एक बेसिक प्लान था, लेकिन अब इसका स्कोप काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसे अब 20,193 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। दिसंबर 2028 तक टोटल 8 मिशंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट की क्रूशियल टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। और उसी प्रक्रिया के दौरान BSES-01 लॉन्च किया जाएगा, जो कि स्पेस स्टेशन का पहला यूनिट होगा। कदम दर कदम बिल्कुल सटीक प्लानिंग। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का ये ब्लूप्रिंट आपको हैरान कर देगा। 2035 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल और मानव संचालन के लिए तैयार करने का टारगेट है। 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा 5 मॉड्यूल्स वाला ये एक विशाल स्टेशन होगा जो 6 एस्ट्रोनॉट्स को इजीली सपोर्ट कर सकेगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसका डॉकिंग पोर्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अनुकूल यानी उसके कंपैटिबल बनाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि इसरो अब सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अनिवार्य स्तंभ बन चुका है। तो इसरो के इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। क्या इसरो का ये फ्रूगल और हाई इम्पैक्ट इनोवेशन का मॉडल मानवता के अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे नियम बदलकर रख देगा? एक ऐसी एजेंसी जिसने पाबंदियों के बीच से शुरुआत की थी, आज वो दिखा रही है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ अनलिमिटेड बजट नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और दृढ़ संकल्प चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इसरो की इस असाधारण यात्रा ने आने वाले अंतरिक्ष भविष्य को एक नए नजरिए से देखने पर जरूर मजबूर किया होगा।